गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अन्य जो भी समाज विज्ञान है उनके साथ क्या संबंध है। एंड समाज विज्ञानों में और जैसे शामिल होते हैं जैसे समाजशास्त्र और इतिहास जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, आप पढ़ते भी हैं। इनका राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है। तो दो अलग विषयों को जब एक साथ करके पढ़ा जाता है, उन दोनों से जुड़े हुए जो लिंक हैं, उनके जो अंतर संबंध हैं, उनको जब पढ़ा जाता है तो इस अध्ययन को बोलते हैं अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन यानी अनुशासन का मतलब सब्जेक्ट या विषय से समझ सकते हैं अपन। तो अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन आज के समय पे ज़्यादा होने लग गए हैं। वजह ये है कि ये समझा जाने लगा है कि इंसान को या फिर मानव के क्रियाकलापों को समझने के लिए जो अलग अलग विषय बांट लिए गए हैं उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप, वो केवल एक प्रवृत्ति से उसके संपूर्ण कार्य को नहीं समझा जा सकता। कोई भी मनुष्य जो एक कार्य करता है उसमें बहुत कुछ योगदान होता है। वो अपने अर्थशास्त्र से भी प्रभावित होता है, वो समाजशास्त्र से प्रभावित होता है, उसका कोई इतिहास भी हो सकता है। तो इन सब घटनाओं को जोड़ के देख के अपन जब देखते हैं तब जाके वो एक कार्य समझ में आता है। तो इस वजह से अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन आज के समय में ज़्यादा प्रभावी होने लग गए हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का आपस में क्या संबंध है। तो समाजशास्त्र संपूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था का शास्त्र है। ये समाजशास्त्र की एक सामान्य परिभाषा है। यानी जो भी समाज है उसका जो शास्त्र है, उसको समझने की जो भी ग्रंथ है उसको अपन समाजशास्त्र कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय राज्य भी स्वयं समाज का ही एक अंग है और राज्य एक राजनीतिक संस्था होने के साथ साथ सामाजिक संस्था भी है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र से जुड़ जाता है। ये सामान्यतः आपको भी पता ही होगा कि राजनीति विज्ञान भी आखिर मनुष्य की जो प्रवृत्ति है राजनीति, उसके अध्ययन पे ही टिकी हुई है और मनुष्य स्वयं समाज का भाग है और जो मनुष्य के जो भी राजनीतिक कार्य होते हैं वो भी समाज से ही जुड़े होते हैं, समाज गतिविधियों से संचालित होते हैं। तो इस तरीके से राजनीति समाज से सामान्यतः जुड़ती ही है। और ये भी देखा गया है कि राज्य जो आज के समय अपने को देखने को मिल रहा है, ये राज्य शुरुआती चरण में इतना कानूनी रूप लिए हुए नहीं था। एक सामाजिक जो एक संगठन है उसी से इसकी शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे इसमें कैसे जैसे विकास होते गए और ये अलग तरीके की संस्था दिखने लग गई थी। तो शुरुआती जो विकास का चरण है वो समाज नामक संस्था से ही माना जाता है। इस वजह से माना जाता है कि राजनीति भी समाज से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो प्रोफेसर केटलिन का कहना भी है कि राजनीति और समाजशास्त्र अखंड है और वास्तव में एक ही तस्वीर के पहलू हैं। अखंड है मतलब इनको तोड़ा नहीं जा सकता। राजनीति और समाजशास्त्र को अपने को साथ में रख के देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो समाजशास्त्र राजनीति के आधार के रूप में कार्य करता है। आधार के रूप में किससे कार्य करता है कि समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों और संबंधों का अध्ययन करता है और ये बताता है कि सामाजिक परिवर्तन तथा विकास के क्या नियम हैं, जो समाजशास्त्र का विषय है। और राजनीति सिद्धांतों और संगठनों का उद्देश्य सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही हुआ है। अतः राजनीति विज्ञान के उचित अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान नितांत आवश्यक है। इससे अपने को समझ में आता है। बाकी प्रोफेसर गिडिंस बहुत अच्छी तरीके से समझाते भी हैं कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राजनीति विज्ञान पढ़ाना, वैसे जैसे कि न्यूटन के गति संबंधी नियमों से अपरिचित व्यक्ति को खगोल विद्या या एस्ट्रोनॉमी पढ़ाना। यानी अगर जो समाज को नहीं समझता हो, जो व्यक्ति समाज के नियमों को या फिर जो रीति रिवाज जो भी चलते आ रहे हैं, अगर अपन ध्यान से देखें तो रीति रिवाज भी एक तरीके के कानून का सा कार्य करते हैं। अपन हर वक्त अपने सामने पुलिस नहीं खड़ी होती, अपने सामने शासक नहीं खड़े होते, लेकिन फिर भी अपन फॉलो कर रहे होते हैं बहुत से रीति रिवाजों को। और ये रीति रिवाज क्या है, समाज के बनाए हुए नियम हैं। तो ये कानूनों का एक रूप है और यही ऐसा ही रूप राज्य में भी देखने को मिलता है। तो समाजशास्त्र के अध्ययन से राजनीति
सिद्धांत से संबंधित ज्ञान को आधुनिक युग में पर्याप्त रूप से प्रभावित भी किया है। कि राजनीति सिद्धांत तथा समाजशास्त्र के बारे में सर्वाधिक विशेष बात यह है कि राजनीति सिद्धांतों में गत 40 वर्षों में जो भी परिवर्तन हुए हैं वो भी विकास की दिशाएं दिखलाई हैं, उन सब की ओर समाजशास्त्र ने ही संकेत किया है। यानी जो भी अपन राजनीति सिद्धांत नए नए अपने देखने को मिलते हैं उनमें समाजशास्त्र के जो समाज जैसे बदला है उस हिसाब से ही राजनीतिक नए सिद्धांत अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे विश्व युद्ध के बाद जो भी परिवर्तन आते हैं सामाजिक ढांचे में, उसी अनुरूप अपने को नए राजनीतिक सिद्धांत देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं राजनीति विज्ञान के समाजशास्त्र को क्या देना है। ये ऊपर अपने पढ़ा समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान को क्या योगदान दिया है। तो अब अपन देखते हैं राजनीति विज्ञान ने क्या दिया है। तो राजनीति विज्ञान भी समाजशास्त्र को सहायता प्रदान करता है। कैसे? समाजशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति, संगठन, ध्येय और कार्यों आदि का भी अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो राजनीतिक कार्य हैं या वो भी व्यक्तियों द्वारा ही किए जाते हैं और व्यक्ति समाज में शामिल माने जाते हैं। तो समाजशास्त्र इनका भी अध्ययन करता है। और समाजशास्त्र राज्य संबंधी ये विशिष्ट ज्ञान राजनीति विज्ञान से प्राप्त करता है। तो गेटल ने फिर यही लिखा कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र को समाज की सामान्य रूपरेखा के तौर पर वे घटनाएं प्रदान करता है जिनका संबंध राज्य के संगठन और कार्यों से होता है। यानी समाज के एक विशेष क्रियाविधि को तो कम से कम कंप्लीट करता ही राजनीति विज्ञान। तो वो क्रियाएँ समाज का भाग होती हैं और इस वजह से समाजशास्त्र में अध्ययन की जाती हैं। राजनीति और समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंध का एक प्रमाण है कि जो कई समाज वैज्ञानिक हैं उन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र ने राज्य की उत्पत्ति और उस उद्देश्य में इतनी रुचि दिखाई, मानो ये समाजशास्त्र की प्रमुख समस्या है ना। जैसे ऑगस्ट काम्टे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़े जाते हैं जबकि ये समाजशास्त्र थे। तो ये अपन इन दोनों के देन देखते हैं। लेकिन इतना होते हुए भी अपन इनको एक नहीं मानते हैं कि अपन यूँ लगता है अगर इंसान की ही गतिविधि है राजनीति विज्ञान तो क्यों नहीं इसे समाजशास्त्र में शामिल कर लिया जाए। तो ऐसा नहीं है। क्यों अलग है वो अपन देखेंगे। तो पहला क्षेत्र की दृष्टि से दोनों विज्ञानों का क्षेत्र और समस्याएं समान नहीं है। समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीति विज्ञान से कहीं अधिक व्यापक है क्योंकि समाज में व्यक्ति की सारी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। वही राजनीति विज्ञान में केवल राजनीतिक या प्रवृत्ति या राजनीति से जुड़ी हुई गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से अपन अलग देखते हैं। दूसरा अध्ययन सामग्री की दृष्टि से राजनीति विज्ञान का संबंध केवल संगठित समुदायों और व्यक्तियों से ही है, जबकि समाजशास्त्र संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के समुदाय व्यक्तियों से संबंधित है। यानी समाजशास्त्र को समझना होगा तो कई बार अपन देखते हैं जो सामूहिक गतिविधियां नहीं है, पर्सनल गतिविधियां, उनको भी अपन को देखना पड़ता है। जैसे समाजशास्त्र का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है सुसाइड, यानी जो सुसाइड जो लोग करते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है। तो कहीं सुसाइड कोई सामूहिक प्रवृत्ति नहीं है, बहुत ही पर्सनल गतिविधि होती है, लेकिन वो समाजशास्त्र के अध्ययन का एक टॉपिक है। लेकिन राजनीति में पर्सनल इतना ज़्यादा अध्ययन नहीं किया जाता पर्सनल किसी व्यक्ति के, लेकिन सामूहिक जो गतिविधियाँ होती हैं राजनीति में मिलकर की जाने वाली, वोटिंग बिहेवियर कह लो या फिर आंदोलन कह सकते हैं अपन, या फिर जो भी सरकार के चलाने का कार्य है, सारे एक व्यक्ति द्वारा नहीं किए जाते। इन सब का अध्ययन सामूहिक रूप से ही किया जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। उद्देश्य की दृष्टि से क्या अंतर है। समाजशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है परंतु राजनीति विज्ञान एक आदर्शपरक। यानी समाजशास्त्र केवल जो हो चुका है, क्या हो रहा है उसके बारे में बताता है, जबकि राजनीति विज्ञान का एक मुख्य टॉपिक ये भी होता है कि क्या अच्छा हो सकता है। जैसे राज्य के क्रियाकलापों से संबंधित कि अच्छा राज्य क्या हो सकता है, श्रेष्ठ राज्य क्या हो सकता है, उसको क्या कार्य करने चाहिए, ऐसे ही आदर्श सोचे जाते हैं। समाजशास्त्र में ऐसा नहीं होता है। तो ये था समाजशास्त्र और राजनीति का आपस में संबंध। पहले अपन दोनों के देन देख लेंगे एक दूसरे को, फिर दोनों के अंतर। अब अपन देखते हैं अगला राजनीति विज्ञान और इतिहास। राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या समानताएं हैं और क्या एक दूसरे से अंतर संबंधित कैसे हैं। तो इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है और राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन। यानी इतिहास अपन जानते हैं, इतिहास में जो राजनीति आज के समय अपन राजनीति कर रहे हैं, ये जब पुरानी हो जाती है तो इतिहास बन जाता है। तो इतिहास में
समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है वो ढूंढा जाता है। और राजनीति में पूर्व की राजनीति के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे अपन पिछले राजनीति विचारक भी पढ़ते हैं, अरस्तु प्लेटो से लेके, और वर्तमान समय के विचारक भी पढ़ते हैं, और भविष्य के बारे में भी अपन सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए होते हैं। किस वजह से? क्योंकि सिंपली ये समझ के देखते हैं अपन कि आज के समय की राजनीति कल आगे चल के कल का इतिहास बनने वाली है। तो यही इसके बारे में ही शीले एक विचारक रहे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ये कि किसने कहा था। तो शीले का कथन है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मोल नहीं। ठीक है, इतिहास का कोई फल नहीं राजनीति विज्ञान के बिना, क्योंकि इतिहास को समझ के जो इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उसी के ऊपर आज के समय में अपन जी रहे हैं। जैसे भारत आज़ाद हुआ, इस इतिहास का फल क्या है? जो आज के समय की अपन राजनीति देख पा रहे हैं, तो ये इतिहास का फल है, और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मोल नहीं है ना। यानी राजनीति विज्ञान का जो मूल है वो इतिहास ही बनता है। इतिहास की अब अपन देखते हैं कि राजनीति विज्ञान को देन क्या थी। तो इतिहास की राजनीति विज्ञान को देन में अपन देखते हैं, पहला बिंदु आता है राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर है। बिल्कुल, राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर है। राज्य और राजनीतिक संस्थाएं एक विशेष समय पर विनिर्मित न होकर विकास का परिणाम होते हैं, और उन्हें पूर्णतः समझने के लिए इतिहास के आधार पर उनके विकास क्रम का ज्ञान प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो राजनीति विज्ञान में जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उनका भी अपना इतिहास होता है, और वो उन समस्याओं को इतिहास को जाने बिना, है ना, उन समस्याओं को समझा नहीं जा सकता, और अगर समझा नहीं जा सकता तो उनका कोई हल भी नहीं ढूंढा जा सकता। तो वर्तमान जो राजनीति की समस्या है, राजनीतिक व्यवस्था है, उनको समझना और फिर आदर्श का जो कल्पना करना है, ये कल्पनाएं अपने ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पे ही की जा सकती हैं। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर करता है। इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला या पथ प्रदर्शी के रूप में, जो सेम बात है कि इतिहास राजनीतिक प्रयोगशाला है। अपन पिछली जो भी राजनीतिक विचारकों ने क्या बोला है, कैसे कैसे राज्य रहे हैं, अच्छे रहे, बुरे रहे, किस तरीके का राज्य अच्छा रहा है और वो क्यों रहा है, ये अपन देख सकते हैं इतिहास में। तो एक तरीके से प्रयोगशाला का काम करते हैं या पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। अपन उन कार्यों को नहीं करते जो इतिहास में गलत साबित हुए या फिर जिनसे अपने समाज को हानि पहुंची है। तो अपन इसी इतिहास को देख के जान पाए हैं कि डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र आज तक का सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है। अपन पीछे की जितनी भी टाइप की शासन पद्धतियाँ, चाहे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र या फिर प्रजातंत्र की जो अलग शासन की पद्धतियाँ रही हैं राज्य में, हर विश्व में देखने को मिली है जगह जगह पे, उन सब में से अपने को देख के अपन जान पाए हैं कि प्रजातंत्र सबसे अच्छा है, और इसके क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है वो सब अपन देख पाए हैं। उसके बाद में अपन ने इसको चुना है। तो राजनीति को इतिहास पर आधारित करने की परंपरा बड़ी प्राचीन है। कौटिल्य ने ऐतिहासिक उदाहरणों के आधार पर राजाओं को राजधर्म की शिक्षा दी थी। अरस्तु ने भी बहुत 158 संविधानों का अध्ययन करके राजाओं को निर्देश दिए थे। तो सभी इतिहास का अध्ययन करते रहे हैं। अगला है राजनीति विज्ञान की इतिहास को क्या देन है। तो राजनीति विज्ञान तो इतिहास पर निर्भर है, इसके साथ ही इतिहास भी राजनीति विज्ञान के प्रति बहुत अधिक ऋणी है। कैसे कि इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करता है राजनीति। ये अपने को पता है कि अपन ने जो भी अपनी पाठ्य पुस्तकें अपन पढ़ते रहे हैं, अपना जो भी इतिहास है, स्पेशली आप भारतीय इतिहास को भी अपन देखें तो आपको देखने को मिला होगा, अपने को देखने को मिला है कि अपन ने जो भी शासक हैं, शासकों के नाम अपन ने रटे हैं। फलां का पुत्र ये, उसका पुत्र वो, उसके पुत्र वो, उस फिर उन सब ने कब से कब तक शासन किया और उन्होंने क्या क्या कार्य किए। यानी अपने इतिहास की पुस्तकें भरे पड़ी हैं राजाओं के कार्यों की। और राजा क्या थे, शासक क्या थे, राजनीति कर रहे थे। तो राजनीतिक
लोगों के इतिहास से की क्रिया विधियों से ही पुस्तकें भरी पड़ी इतिहास की। यानी इतिहास में लगभग क्या होता है, जो राजनीतिक जो शासक वर्ग हैं उनके कार्य ही अपने को देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से इतिहास को बहुत बड़ी देन राजनीति को की यही रही है कि राजनीति को एक आधार सामग्री, इतिहास को आधार सामग्री प्रदान करता है, क्योंकि आज के समय की राजनीति कल का इतिहास बन जाती है। अगला है ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधाराओं के परिणाम। तो ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधाराओं के परिणाम कैसे? राजनीतिक विचारधारा यानी एक बहुत बड़ी जो श्रृंखला होती है, विचार प्रणाली होती है, एक ही समय एक ही टाइप के जो विचारों की श्रृंखला होती है, वो उनसे भी इतिहास प्रभावित हुआ है। कैसे? जैसे अपन देखते हैं कि रूस और मॉन्टेस्क्यू थे, वो समानता की या भ्रातृत्व की जो विचारधारा थी, उनसे फ्रांस की राज्य क्रांति पे बहुत असर पड़ा था। फ्रांस की राज्य क्रांति हो गई थी। कार्ल मार्क्स के विचारों से सोवियत रूस की राज्य क्रांति हुई थी, और महात्मा गांधी के विचारों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव पड़ा था। तो ये सब राजनीतिक विचारक थे, और इनके जो विचारों से बहुत ऐतिहासिक बड़ी घटनाएं इन विचारकों से के वजह से मानी जाती है। उनका बहुत बड़ा उनका योगदान या फिर प्रभाव माना जाता है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि राजनीतिक विचारधाराएं ऐतिहासिक बड़ी बड़ी घटनाएं घटित करने में अपना योगदान देती हैं, और यही ऐतिहासिक घटनाएं इतिहास के लिए उनका स्टडी मटेरियल बनती हैं। तो इस प्रकार इतिहास और राजनीति एक दूसरे के पूरक है। दोनों की पारस्परिक निर्भरता के संबंध में शिले ने फिर से कहा है कि राजनीति उच्छृंखल हो जाती है यदि इतिहास द्वारा उसे आदर नहीं बनाया जाता, और इतिहास कोरा साहित्य रह जाता है यदि राजनीति से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। यानी इतिहास कोरा साहित्य कैसे रह जाता है कि राजनीतिक घटनाएं नहीं होंगी तो इतिहास में केवल जो साहित्य की जैसी चीज़ें होती हैं वही देखने को मिलती हैं। और राजनीति उच्छृंखल कैसे? उच्छृंखल मतलब छूट जाती है, जैसे बंधी हुई चीज़ खूंटे से छूट जाना होता है ना, वैसे उच्छृंखल बोलते हैं उसे। यदि इतिहास द्वारा उसे उदार नहीं बनाया जाता। यानी इतिहास द्वारा इतिहास जब लोग जानते हैं तो कोई भी आज के समय का राजनीतिज्ञ अगर कुछ गलत करने का प्रयास करता है तो लोग उसको याद दिला देते हैं पिछले ऐसे किसी शासकों द्वारा कि ऐसे अलग गलत करने का जो भी कार्य किया होता है, तो उससे याद दिला देते हैं तुरंत कि ऐसा करोगे तो ये ऐसे गलत होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इतिहास राजनीति को उदार बनाता है। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे राजनीति विज्ञान का इतिहास और समाजशास्त्र से संबंध। क्वेश्चन यही बनता है, अंतरनुशासनात्मक अध्ययन किसे कहते हैं? यानी दो एक से ज़्यादा विषयों को आपस में मिला के पढ़ने को अंतरनुशासनात्मक अध्ययन कहते हैं। और उसमें ये दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।